ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। केंद्रीय मंत्री संजय कुमार के बेटे भगीरथ को बड़ा झटका। पॉक्सो केस में हुए गिरफ्तार, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। नीट एग्जाम लीक मामले में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, कहा जवाबदेही से दूर भागने की मशीन है मोदी सरकार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने की उठाई मांग। नीट परीक्षा लीक मामले में एमपी कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च। पेपर चोर गद्दी छोड़ के लगाए नारे, विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। सुप्रीम कोर्ट में बढ़ी जजों की संख्या, कैबिनेट के फैसले को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में 34 से बढ़कर हुए 38 जज। सीएनजी की कीमत में फिर हुई बढ़ोतरी, प्रति किलो 1 रुपए महंगा हुआ सीएनजी। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा फिर चला महंगाई मैन मोदी का चाबुक। बंगाल में सुवेंदु सरकार का बुलडोजर एक्शन, हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर की गई कार्रवाई। अवैध अतिक्रमण हटाना बताया गया है इस एक्शन का मकसद। लखनऊ में वकीलों के अवैध चैम्बर पर बुलडोजर एक्शन, नाराज वकीलों ने खोला मोर्चा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सूले का बड़ा कदम, सरकार से की पुलिस सुरक्षा और सरकारी वाहन वापस लेने की अपील। देश में जारी गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट का दिया हवाला। हिमाचल प्रदेश निकाय चुनाव के लिए वोटिंग शुरू, दोपहर 3 बजे तक होंगे मतदान, 3 बजे के बाद ही शुरू हो जाएगी वोटों की गिनती। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा, बस और कार की भिड़ंत में 4 लोगों की गई जान, कई लोगों के घायल होने की आशंका। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की पोस्ट से खलबली, ट्रुथ सोशल पर शेयर की अमेरिका और ईरानी युद्धपोतों के टकराने की तस्वीर, लिखा यह तूफान से पहले की शांति थी। ईरान ने होर्मुज के लिए नया ट्रैफिक मैकेनिज्म किया तैयार, फ्रीडम प्रोजेक्ट वाले देशों की नो एंट्री। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख अजीजी ने दी जानकारी। ईरान जंग को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जताई चिंता, यूएई के राष्ट्रपति अल नहयान से की फोन पर बात, कूटनीति पर दिया जोर। इजरायली सेटलर्स के हमलों के बाद वेस्ट बैंक में बड़ी हिंसा, इजरायली पुलिस ने कई फिलिस्तीनियों को पकड़ा, बच्चों पर भी कार्रवाई, संयुक्त राष्ट्र ने जताई चिंता। कांगो में इबोला वायरस से अब तक 80 लोगों की गई जान, डब्ल्यूएचओ ने घोषित की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। युगांडा सूडान में अलर्ट, केन्या ने भी बढ़ाई निगरानी। नोएडा गाजियाबाद समेत दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़े सीएनजी के दाम, 1 रुपए प्रति किलोग्राम की हुई बढ़ोतरी। दिल्ली में 80 रुपए 9 पैसे प्रति किलोग्राम हुई कीमत। नीदरलैंड में पीएम मोदी ने डच उद्योगपतियों के साथ की सीईओ राउंड टेबल बैठक, भारत में निवेश का दिया न्योता। डच कंपनी एएसएमएल और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सेमीकंडक्टर पर मिलाए हाथ। सरकार ने चांदी के आयात से जुड़े नियम कड़े किए, मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में शामिल हुआ चांदी आयात। कीमती धातुओं पर शुल्क बढ़ाने के बाद किया फैसला। हवाई दाव से बचे बैंक, वित्तीय प्रणालियां आम आदमी से जुड़ी रहे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने वित्तीय बाजारों में जरूरत से ज्यादा अटकलों के खिलाफ दी चेतावनी। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ शुरू, टैक्स विवादों के सेटलमेंट में आएगी तेजी। अब तक टैक्स पेयर और कंपनियों को हाई कोर्ट का करना पड़ता था रुख। अपनी वित्तीय स्थिति मजबूत करने में जुटी वोडाफोन आइडिया, बोर्ड ने वारंट जारी कर 4,730 करोड़ रुपए जुटाने को दी मंजूरी। कर्ज के बोझ से जूझ रही है टेलीकॉम कंपनी। तमिलनाडु से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने अपने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया है।
इस नए कैबिनेट में सीएम विजय ने सबसे ज्यादा और अहम मंत्रालय अपने पास रखे हैं। सबसे पहले सीएम विजय की बात करें तो ये बात पहले ही साफ हो गई थी कि वो अपने पास गृह मंत्रालय जरूर रखेंगे, और ऐसा हुआ भी। उन्होंने अपने पास गृह मंत्रालय के अलावा सामान्य प्रशासन विभाग भी रखा हुआ है। इसके अलावा जो विभाग किसी और मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं वो भी सीएम विजय ही संभालेंगे। मुख्यमंत्री के अलावा उनके 9 सदस्यीय मंत्रिमंडल में अन्य मंत्रियों को भी अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। एन आनंद को ग्रामीण विकास और जल संसाधन मंत्री बनाया गया है। आधार अर्जुना को लोक निर्माण एवं खेल विकास मंत्रालय सौंपा गया है। डॉक्टर केजी अरुण राज के पास स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा और परिवार कल्याण मंत्रालय है। वहीं के ए सोंगेट्टयन के पास वित्त मंत्रालय, पी वेंकट रामनन के पास खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय है। वहीं आर निर्मल कुमार के पास ऊर्जा संसाधन एवं कानून मंत्रालय। राजमोहन को स्कूली शिक्षा, तमिल विकास और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर टी के प्रभु के पास प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय है। वहीं सेल्वी एस कीर्तना के पास उद्योग मंत्रालय है। इसका दूसरा और सबसे दिलचस्प पहलू है कांग्रेस पार्टी की एंट्री। तमिलनाडु की सत्ता में कांग्रेस के लिए ये एक ऐतिहासिक मोड़ है। साल 1967 के बाद यानी पूरे 59 साल बाद कांग्रेस तमिलनाडु सरकार में हिस्सेदार बनने जा रही है और ये काम अगले कैबिनेट विस्तार में किया जाएगा। कांग्रेस से 2 से 3 विधायक को मंत्रिमंडल में जगह मिलना तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री पद की रेस में ये नाम सबसे आगे है। राजेश कुमार जो कि कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, पी विश्वनाथन प्रमुख दलित नेता जिन्होंने सामान्य सीट से चुनाव जीता, और थारहाई कुथभट जो कि कोलाचेल से विधायक हैं। अगर महिला प्रतिनिधित्व पर जोर रहा तो इन्हें मौका जरूर मिल सकता है। अब तमिलनाडु में मंत्रियों को विभाग तो मिल गए हैं, लेकिन अब इन मंत्रियों की परफॉर्मेंस कैसी होती है ये देखना होगा। अप्रैल को हुए श्रमिक आंदोलन और हिंसा मामले में गिरफ्तार आदित्य आनंद और रुपेश रॉय को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। ये सुनवाई आदित्य आनंद के भाई केशव आनंद की याचिका पर हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि दोनों आरोपियों को पुलिस हिरासत में प्रताड़ित किया गया और उन्हें कानूनी मदद से भी वंचित रखा गया। जस्टिस बीबी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल की बेंच ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया कि दोनों आरोपियों को 28 मई को दोपहर 2 बजे अदालत में पेश किया जाए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंसाल्विस ने अदालत को बताया कि आदित्य आनंद एक इंजीनियर है और उन्होंने प्रदर्शन के दौरान मजदूरों से केवल शांतिपूर्ण विरोध की अपील की थी। आदित्य के भाषण के 3 वीडियो मौजूद हैं, जिनमें वो लोगों से शांति बनाए रखने की बात कर रहे हैं। ये पूरा आंदोलन न्यूनतम मजदूरी की मांग को लेकर था और इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि मजदूरों के न्यूनतम वेतन की मांग करना उनका मौलिक अधिकार है। वामपंथी विचारधारा रखना कोई अपराध नहीं है। मजदूर आतंकवादी नहीं है, वो सिर्फ बुनियादी वेतन की मांग कर रहे हैं। वहीं यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत में कहा कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने भीड़ को उकसाया, जिसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया और आगजनी के साथ सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। अब बच्चे पैदा करने पर आपको भी सरकार से पैसा मिल सकता है। जी हाँ, सरकार खुद लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कैश देने जा रही है, लेकिन ये फायदा आपको तभी मिलेगा अगर आप आंध्र प्रदेश से हैं। दरअसल यहाँ तीसरा बच्चा होने पर 30,000 रूपए और 4th बेबी के बर्थ पर 40,000 रूपए देने का ऐलान खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया है। आंध्र प्रदेश की राजनीति में अब जनसंख्या सबसे बड़ा मुद्दा बनती नजर आ रही है, क्योंकि जिस देश में कभी परिवार नियोजन के नारे गूंजते थे, वहीं अब एक राज्य की सरकार ज्यादा बच्चे पैदा करने पर कैश इनाम देने जा रही है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा ऐलान कर दिया है, जिसने पूरे देश में नई बहस को जन्म दे दिया। अब आंध्र प्रदेश में तीसरा बच्चा पैदा करने पर परिवार को 30,000 रूपए कैश और चौथा बच्चा होने पर 40,000 रूपए कैश दिया जाएगा। यानी सरकार अब सिर्फ जनसंख्या नियंत्रित करने की नहीं, बल्कि आबादी बढ़ाने की भी बात कर रही है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या बदल गया कि कभी परिवार नियोजन की वकालत करने वाले चंद्रबाबू नायडू अब खुद ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। क्या आंध्र प्रदेश में घटती जन्म दर सरकार के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है, या फिर इसके पीछे भविष्य की अर्थव्यवस्था और श्रम शक्ति को लेकर बड़ी चिंता छिपी है? आइए आपको बताते हैं इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी, जिसने देश भर में नई राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी है।
दरअसल ये पूरा ऐलान आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेटा में आयोजित स्वर्ण आंध्र स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम के दौरान हुआ। मंच पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू मौजूद थे और बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने अचानक राज्य की घटती जनसंख्या वृद्धि दर का मुद्दा उठा दिया और ये कहा कि अब हालात बदल चुके हैं। नायडू ने कहा कि कभी उन्होंने खुद परिवार नियोजन को बढ़ावा दिया था, लेकिन अब समय अलग है। उनके मुताबिक आज सबसे बड़ी चिंता यही है कि लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं और यही आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए संकट बन सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने नया ऐलान करते हुए कहा, तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए तुरंत दिए जाएंगे। मंच से उन्होंने लोगों से पूछा, क्या ये सही फैसला नहीं है? और सभा में मौजूद लोगों ने तालियों से इसका स्वागत किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नायडू सरकार ने इस तरह की योजना का संकेत दिया हो। आपको बताएं, इससे पहले मार्च 2025 में विधानसभा के अंदर खुद मुख्यमंत्री ने कहा था कि सरकार दूसरे बच्चे के जन्म पर भी 25,000 रुपए देने की योजना पर विचार कर रही है। लेकिन बाद में हेल्थ मिनिस्टर सत्य कुमार यादव ने बताया कि सरकार ने अपना फैसला बदल दिया और अब फोकस तीसरे और चौथे बच्चे पर हुआ। यानी सरकार अब खुलकर ज्यादा बच्चों को मोटिवेट करने की नीति की ओर बढ़ती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायडू का कहना है कि आंध्र प्रदेश में जन्म दर लगातार गिर रही है। उन्होंने बता दिया कि दुनिया भर में माना जाता है कि किसी भी देश या राज्य की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए हर महिला का औसतन 2.1 बच्चों को जन्म देना जरूरी होता है। लेकिन अगर ये दर लगातार गिरती रही तो भविष्य में काम करने वाली आबादी कम हो जाएगी और इसका सीधा असर इकोनॉमी पर पड़ेगा। नायडू ने तो ये भी कहा कि आज बहुत से युवा दंपत्ति सिर्फ एक बच्चा रखना चाहते हैं क्योंकि उनकी कमाई बढ़ चुकी है और वो सोचते हैं कि एक बच्चा ही काफी है। उन्होंने ये भी कहा कि कई परिवार दूसरा बच्चा सिर्फ तब करते हैं जब पहला बच्चा बेटा ना हो। उनके मुताबिक यही सोच जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित कर रही है। अपने भाषण में चंद्रबाबू नायडू ने एक और बड़ी बात कह डाली। उन्होंने कहा कि समाज में ये धारणा बन गई है कि बच्चे बोझ होते हैं, जबकि सच इसके उलट है। नायडू के शब्दों में बच्चे देश की संपत्ति है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में वही राज्य आगे बढ़ेंगे जिनके पास युवा आबादी और काम करने वाली बड़ी जनसंख्या होगी। उन्होंने दावा किया है कि वो ये साबित करके दिखाएंगे कि ज्यादा बच्चे भविष्य में राज्य के लिए ताकत साबित हो सकते हैं। लेकिन इस ऐलान के बाद अब देश भर में नई बहस शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे दूरदर्शी फैसला बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि जापान, दक्षिण कोरिया और चीन जैसे कई देशों में घटती आबादी आज सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। वहाँ सरकारें लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए अलग अलग मोटिवेशन देती है। ऐसे में आंध्र प्रदेश सरकार भविष्य की चुनौती को पहले ही समझकर कदम उठा रही है। वहीं दूसरी ओर आलोचकों का ये कहना है कि भारत जैसे देश में जहाँ बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याएं पहले से मौजूद है, वहाँ आबादी बढ़ाने को बढ़ावा देना कई नए सवाल खड़े करता है। सोशल मीडिया पर भी इस फैसले को लेकर जबरदस्त बहस छिड़ चुकी है। कोई इसे पॉपुलेशन बोनस की तैयारी बताता है तो कोई इसे राजनीतिक रणनीति कह रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या आने वाले समय में दूसरे राज्य भी ऐसी योजनाएं ला सकते हैं? क्या भारत में परिवार नियोजन की सोच बदलने वाली है? और क्या सचमुच घटती जन्म दर आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा खतरा बन सकती है? फिलहाल इतना जरूर तय है कि चंद्रबाबू नायडू के इस ऐलान ने देश भर में नई चर्चा छेड़ दी है। कभी हम दो हमारे दो का नारा देने वाला देश अब शायद एक नए दौर की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बंगाल चुनाव में टीएमसी की हार के बाद भी ममता बनर्जी के तेवर बदले नहीं हैं। वो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने को तैयार है। बीजेपी सरकार को उसके बुलडोजर एक्शन पर बैकफुट पर धकेल चुकी है और अब शुवेंदु अधिकारी की नंदीग्राम सीट छीनने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। दरअसल ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में अपनी सीट भवानीपुर से हार गई थी। टीएमसी नेताओं की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो नंदीग्राम में होने वाले उपचुनाव को लड़े और विधानसभा में पहुंचे, क्योंकि ममता को भवानीपुर से हटाने वाले शुवेंदु 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, भवानीपुर और नंदीग्राम, जिसमें से उन्होंने नंदीग्राम की सीट छोड़ दी है। यहाँ से पीएम मोदी के सलाहकार संजीव सान्याल के उतरने की चर्चा भी सामने आई है। लेकिन अब खबर ये भी आ रही है कि टीएमसी उपचुनाव में ममता बनर्जी को खड़ा करेगी।
बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में नंदीग्राम संघर्ष ने ही ममता बनर्जी को राजनीति के शिखर पर पहुंचाया था। 2007 में वाम मोर्चा सरकार ने नंदीग्राम में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ और केमिकल हब बनाने के लिए किसानों की उपजाऊ जमीन का जबरन अधिग्रहण करने की कोशिश की थी। ममता बनर्जी ने इस किसान विरोधी कदम का पुरजोर विरोध किया और भूमि उच्छेद प्रतिरोध समिति के बैनर तले राज्यव्यापी आंदोलन खड़ा किया। नंदीग्राम और सिंगुर के किसान आंदोलनों ने ममता को मां माटी मानुष का लोकप्रिय राजनीतिक नारा दिया। इसकी बदौलत 2011 में उनकी पार्टी TMC ने भारी बहुमत से जीत हासिल की थी और वामपंथी शासन को हटाकर ममता सरकार बनी थी। और अब अगर ममता नंदीग्राम सीट जीत लेती है तो शुवेंदु अधिकारी की सरकार दबाव में आ जाएगी, वहीं TMC जोश में होगी। वैसे भी जिस तरह से शुवेंदु अधिकारी के CM बनने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में डर और गुस्सा दिखाई दे रहा है, वो बड़े बदलाव का संकेत अभी से देने लगा है। बीते दिनों कोलकाता और आसनसोल में नमाज को लेकर जबरदस्त टकराव की स्थिति बनी। आसनसोल में तो हिंसा भी हुई। पूरे राज्य से इस तरह के वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में ममता अगर नंदीग्राम से उतरती हैं, तो ये बीजेपी के लिए बड़े संकट के संकेत होंगे।